स्वर्ण तालाब के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद बच्ची ने जब अपनी आंखें खोली तो ध्रुवांश को अपने पूरे शरीर में अजीब सी हलचल महसूस हुई। इस अजीब सी हलचल के चलते वो बेझिझक वहां से ऊपर जाने को तैयार हुआ, मगर वो जैसे ही अपनी जगह से हिलने वाला था तभी अचानक गहराई में मौजूद बच्ची की नजर उस पर पड़ गई। उसके बाद वो बच्ची अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उस लड़की को ऊपर आते देख ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर पलक झपकने से पहले ही वो बच्ची ध्रुवांश के ठीक सामने आ गई। सिर्फ यही नहीं, उसके रोंगटे तब खड़े हो गए जब वो लड़की अमोघनाथ शैतान को भेद कर ध्रुवांश के ठीक सामने आ गई। ये देखकर पसीने से तरबतर हो चुका ध्रुवांश अपनी जगह से हिला तक नहीं और वो सहम गया। उस रहस्यमयी लड़की की सुनहरी आंखें बिना किसी जज्बात के ध्रुवांश को घूरती जा रही थीं। इस बीच उस लड़की ने अपना छोटा सा हाथ आगे किया और वो ध्रुवांश के माथे को छूने लगी। ये देखते ही ध्रुवांश की आंखों का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और वो हड़बड़ाते हुए पीछे होने लगा। पर तभी उसे समझ आया कि उसके आसपास का आयाम जम चुका था, जिस वजह से वो जरा भी नहीं हिल पाया। इस एहसास के चलते ध्रुवांश घबराहट के साथ सोचने लगा, बाप रे बाप, ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। आखिर इतनी सी उम्र में इसने इतनी ज्यादा ताकत कैसे हासिल की। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उस बच्ची ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो बहुत दर्द में लग रहे हो। इतना कहते ही अचानक उसके हाथों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी, जो ध्रुवांश के माथे के जरिए सीधे उसके शरीर में चली गई। उसका शरीर कांप रहा था, मगर अगले ही पल उसका सारा दर्द जैसे छूमंतर होने लगा। कुछ ही मिनटों में रूह कपा देने वाला दर्द गायब हो गया था, जिससे ध्रुवांश बेहद हैरान रह गया। इस बीच उसने गौर से उस बच्ची को देखा, जिसकी लाल रोशनी जैसी उसके अंदर गई तो एक पल के लिए उस बच्ची के चेहरे पर ध्रुवांश का सारा दर्द दिखा। तब ध्रुवांश ने इस चीज को देखकर सोचा, इसका मतलब ये बच्ची दूसरों का दर्द अपने अंदर समा सकती है। ध्रुवांश समझ गया था कि जिस दर्द से होकर वो गुजर रहा था वो दर्द अब उस लड़की के अंदर चला गया था। फिर भी उस बेइंतहा दर्द के बावजूद उस बच्ची के चेहरे पर जरा सी भी हरकत नहीं हुई। वहीं उसका दर्द गायब करने के बाद वो लड़की गौर से अमोघनाथ शैतान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सुनहरी चमक दिख रही थी, जैसे वो उस शैतान को पहचानना चाह रही हो। एक पल बाद उसने कुछ समझकर हैरानी भरी आवाज में कहा, यह अमोघनाथ शैतान सूर्य ऊर्जामर शरीर से तैयार हुआ है। मगर उसका वो सवाल सुनते ही ध्रुवांश का मुंह हैरानी में खुल गया, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इस छोटी सी बच्ची ने इतनी जल्दी पता लगा लिया था। इस हैरानी में एक पल चुप रहने के बाद ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, लेकिन तुमने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया, और तुम्हें सूर्य ऊर्जा अमर शरीर के बारे में पता कैसे है। उस लड़की ने तो जैसे ध्रुवांश के सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसने तो धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके ऐसा करते ही ध्रुवांश को अचानक अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, जैसे कोई अनजान शक्ति उसके शरीर के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। ये महसूस करते ही ध्रुवांश के चेहरे पर नाराजगी दिखी, क्योंकि वो बच्ची बिना इजाजत के ध्रुवांश के रहस्य पता लगाना चाह रही थी। इस नाराजगी के चलते उसने तुरंत अपनी काली बिजलियों का धमाका किया, जिससे आसपास के आयाम में हलचल हुई और वो बचकर पीछे जाने में कामयाब हो गया। मगर वो अपनी जगह से जैसे ही पीछे गया तो वो बच्ची भी उसके ठीक सामने आ गई, जैसे वो ध्रुवांश को बचकर जाने देना ही नहीं चाहती थी। तब ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील बदलते हुए अपने शरीर में मौजूद रहस्यमयी कमल में से ढेर सारी रोशनी निकालनी शुरू की, जिसके साथ ही वो उस बच्ची की शक्तियों को रोकने लगा। मगर उस लड़की ने उस रोशनी को भी गायब करते हुए आखिरकार ध्रुवांश का वो रहस्य देख ही लिया, जो वो लगभग सभी से छुपाता जा रहा था। ये रहस्य था उस कमल का, जिसकी पंखुड़ियां फिलहाल खुल चुकी थीं। इस बीच ध्रुवांश की आंखों में खौफ नजर आने लगा था और उसने देखा कि रहस्यमयी कमल का पता लगाते ही उस लड़की के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। उस मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो प्यार करती थी। इतने में उस रहस्यमयी कमल से निकलती रोशनी धीरे धीरे ध्रुवांश के शरीर से बाहर आकर उस बच्ची के शरीर में जाने लगी। इस दौरान उसने महसूस किया कि उसका अमोघनाथ शैतान स्वर्णिम शैतान बनने में कामयाब हो गया था। फिर भी उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो उस छोटी बच्ची का कुछ बिगाड़ पाता। तब ध्रुवांश ने तुरंत अपने हाथों की सील बदलते हुए कमल से निकलती रोशनी को वापस अपने शरीर के अंदर किया, जिसे देखते ही उस लड़की ने हैरानी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखा। वहीं ध्रुवांश ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, माफ करना, मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर वो लड़की तो अपना सर हिलाते हुए उसके पास आने लगी। उस लड़की के पास आते ही ध्रुवांश को एक बार फिर अपने रहस्यमयी कमल में अजीबोगरीब हलचल महसूस होने लगी, जिसे महसूस करते हुए ध्रुवांश ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसका सवाल सुनकर वो बच्ची कुछ देर तक तो ध्रुवांश को ही देखती रही, जिसके बाद उसने कहा, मेरा नाम कमली। वो नाम सुनते ही ध्रुवांश को कुछ समझ नहीं आया। इस वक्त वो सोच रहा था कि आखिर इस छोटी सी बच्ची के शरीर से ऐसी खतरनाक शक्ति क्यों महसूस हो रही थी, जो नक्काश दल के तीनों बादशाहों के शरीर से भी महसूस नहीं होती थी। इतना ही नहीं, उस लड़की का रहस्यमयी कमल से कुछ तो रिश्ता था, वरना वो कमल इस तरह बर्ताव नहीं करता। ध्रुवांश ने कुछ पल झिझकने के बाद तालाब से बाहर जाना शुरू कर दिया और इस बार वो बच्ची उसके पीछे नहीं आई। दूसरी तरफ तालाब के बाहर तो तीनों बुजुर्ग बादशाहों के चेहरों पर काफी ज्यादा हैरानी दिख रही थी। वो समझ गए थे कि चारों लड़ाकों में से
कोई एक तो स्वर्णिम शैतान तैयार करने में कामयाब हो गया था। इतने में नींद बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, चीजें अब काफी दिलचस्प हो रही हैं। वहीं उनके बगल में बैठे गिद्ध बादशाह और आवाम बादशाह तो हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। इतने सालों में ये पहली बार था जब कोई योद्धा अपने अमोघनाथ शैतान को स्वर्णिम शैतान बनाने में कामयाब हुआ था। तभी नींद बादशाह ने अपनी बात आगे कही, वक्त हो गया है तालाब बंद करने का। ये लोग ऊपर आते ही होंगे, हमें तब पता चल जाएगा कि वो कौन है जो ऐसा करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसके कुछ ही पलों बाद तालाब से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। इस रोशनी में वहां मौजूद हर किसी को 3 बहुत बड़े शरीर बाहर आते हुए दिखाई दिए। ये बड़े शरीर असल में 3 योद्धाओं के अमोघनाथ शैतान थे जो बाहर आते जा रहे थे। इन तीनों अमोघनाथ शैतानों को देखकर लोगों के चेहरों पर हल्की मायूसी दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्वर्णिम शैतान नहीं थे। मगर जिस वक्त वो लोग मायूस हो रहे थे उतने में अचानक तालाब में से एक रोशनी और बाहर आने लगी, जो असल में सोने से बना अमोघनाथ शैतान लग रहा था। उस शैतान के सिर के पीछे एक जगमगाता सूरज भी नजर आ रहा था और साथ ही उसके शरीर पर 8 प्राचीन लकीरें दिख रही थीं। उस अमोघनाथ शैतान की चमक इतनी ज्यादा थी कि बाकी तीनों अमोघनाथ शैतान उसके सामने फीके लग रहे थे। तभी उन तीनों अमोघनाथ शैतानों में से 3 योद्धा बाहर आने लगे जो थे सुकांत, जोहराब और विकी। उनकी नजर भी किसी अमोघनाथ शैतान पर थी, जिसे देखते ही उनके चेहरों पर बेइंतहा हैरानी नजर आने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश ऐसा कुछ करने में कामयाब रहेगा। इस बीच अमर पक्षी गुट में खड़े लोगों में रीजा और लीजा ने बेइंतहा खुशी के साथ कहा, दीदी, स्वर्ण तालाब का सबसे ज्यादा खास खजाना तो ध्रुवांश को मिल गया। उसका अमोघनाथ शैतान स्वर्णिम शैतान बन गया। पक्षिका की आंखों में भी इस बात की थोड़ी खुशी तो दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि ध्रुवांश के ऐसा करने से अमर पक्षी गुट को भी कितना फायदा मिलने वाला था। अब से कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि अमर पक्षी गुट के योद्धा मामूली थे। रही बात बाकी सभी वजीरों की, तो वो भी इस नतीजे से काफी ज्यादा हैरान थे। सिर्फ रक्तबाज वजीर ही था जो नतीजे से बेहद नाराज दिख रहा था। इतने में नींद बादशाह ने नजारा देखकर कहा, तो स्वर्णिम शैतान इस लड़के ने ही हासिल किया। ये सुनकर उनके बगल में बैठे गिद्ध बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है अमर पक्षी की पार की नजर हमारे दल के लिए एक हीरा साथ लाई है। इस बीच आवाम बादशाह के चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। वहीं हर किसी की नजर के सामने वो सुनहरा अमोघनाथ शैतान गायब होने लगा और तब सभी के सामने ध्रुवांश नजर आया। मगर ध्रुवांश के चेहरे पर तो अजीब सी फिक्र दिख रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल चल रहा था, वो लड़की कमली आखिर थी कौन, और वो अपने आप को इतनी बखूबी तालाब की गहराई में कैसे छुपा पाई है। हाँ, उसकी ताकत भी तो इतनी ज्यादा है, इसलिए शायद तीनों बादशाह भी उसका पता नहीं लगा पाए हैं। ये सोचकर ध्रुवांश मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो बच्ची इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। तभी गिद्ध बादशाह अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, बधाई हो ध्रुवांश, इतने सालों में तुम पहले हो जो इतनी गहराई में जाकर अपने अमोघनाथ शैतान को स्वर्णिम शैतान में बदल पाया है, वो भी महज पहले पड़ाव का अमोघनाथ होकर। खैर, इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये प्रतियोगिता। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी अपने आप को ट्रेनिंग देते रहोगे ताकि तुम और भी ज्यादा काबिल और ताकतवर बन सको। उसके बाद तीनों बादशाहों ने कुछ नहीं कहा और उनके हाथ लहराते ही उस पहाड़ी पर दोबारा सील चढ़ने लगी। इस दौरान ध्रुवांश भी अमर पक्षी गुट में वापस लौट आया और देखने लगा कि कैसे हर कोई उसे इज्जत और खुशी के साथ देख रहा था। तब पक्षिका ने उससे ज्यादा कुछ ना कहकर सभी को इशारा किया, चलो चलते हैं यहाँ से। वो पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी और सभी गुट वालों ने भी ऐसा ही किया। जाते वक्त उन्हें देखा कि रक्तबाज वजीर और उसके गुट वाले भी उनके बगल से होकर जा रहे थे। तब रक्तबाज वजीर ने जाने से पहले ध्रुवांश से कहा, इस दुनिया में बहुत से काबिल योद्धा होते हैं, मगर उनके गलत फैसले उन्हें जल्दी मार देते हैं। ध्यान रखना कि कहीं तुम भी जल्दी न मर जाओ। उसके बाद वो सभी वहां से चले गए, पर रक्तबाज वजीर की धमकी के बावजूद ध्रुवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। प्रतियोगिता खत्म होते ही अमर पक्षी गुट में सबसे बड़ा जश्न होने लगा। इस प्रतियोगिता के जरिए न सिर्फ ध्रुवांश ने गद्दार माने जाने वाले कबाबा को सबक सिखाया था, बल्कि उसने स्वर्णिम शैतान हासिल कर उस गुट की इज्जत भी बढ़ा दी थी। इसलिए सभी जश्न मनाने लगे। सभी जानते थे कि आज के बाद कोई भी उस गुट को कमजोर पुकारने की गलती नहीं करने वाला था। इस दौरान उस गुट में एक दरबार था जहां पक्षिका टिक कर बैठी थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने सामने मनते जश्न को देखकर ध्रुवांश से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ध्रुवांश। इस बार तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना ही होगा, पर ध्यान रहे, इस जीत के साथ ही तुमने रक्तबाज वजीर को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। और जितना मैं उसे जानती हूँ, वो चाहे कुछ भी सहन क्यों ना करे, अपने अहम को पहुंची चोट तो वो कभी सहन नहीं कर सकता। मुझे तो उसका डर नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी मौका देखकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इतना कहकर उसने अपने सामने मौजूद योद्धाओं को देखा, जिसके बाद उसने अपनी बात आगे कही, पर मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हो, इसलिए हमें इस गुट के हर योद्धा को ताकतवर बनाना होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें
वो सारे शहर वापस हासिल करने होंगे जो रक्तबाज वजीर की साजिशों की वजह से हमसे दूर हुए हैं। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर ये रक्तबाज वजीर है कितना ताकतवर। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक पक्षिका ने ध्रुवांश के पीछे कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उसने तुरंत अपनी हैरानी भरी आवाज में ध्रुवांश से पूछा, ये बच्ची यहाँ कैसे आई? और जैसे उसने पक्षिका के मुंह से बच्ची सुना तो एक पल के लिए ध्रुवांश अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर सहमे हुए अंदाज में उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने पीछे देखना शुरू किया। तब उसे वहां काले कपड़े पहनी एक लड़की दिखाई दी जो अपनी सुनहरी आंखों के साथ ध्रुवांश को ही घूरती जा रही थी। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही कमली थी जो ध्रुवांश को स्वर्ण तालाब के सबसे गहरे हिस्से में मिली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ध्रुवांश को पता ही नहीं चला कि वो बच्ची आखिर कब और कैसे यहाँ तक आ गई। इस बीच पक्षिका ध्रुवांश के चेहरे को देखती गई जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। ये देखकर पक्षिका को भी समझ आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। आखिर उसे भी उस लड़की का वहां आना समझ नहीं आया। तब पक्षिका ने तुरंत आयुष्मान ज्वाला अपने शरीर से बाहर निकालनी शुरू की जिस पर कमली की नजर पड़ी। इतने में ध्रुवांश ने तुरंत बीच में आते हुए कहा, पक्षिका, ये बच्ची कमली है। ये सुनते ही पक्षिका ने तुरंत ध्रुवांश से पूछा, क्या तुम इस बच्ची को जानते हो? उसके सवाल ने ध्रुवांश को थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक पल बाद उसने आं भरते हुए पक्षिका को सब कुछ बताना शुरू किया। जाहिर सी बात थी कि पक्षिका को भी उसके शरीर में मौजूद रहस्यमयी कमल के बारे में पता था। वहीं ध्रुवांश की बातें सुनते वक्त पक्षिका की आंखें बड़ी होती जा रही थी और वो हैरत भरी निगाहों के साथ कमली को देखती रही। इतने में उस बच्ची ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो, मेरे बारे में लोग ज्यादा बात करें ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अब बस करो, वरना तुम्हें वो 3 बूढ़े भी नहीं बचा पाएंगे। ध्रुवांश और पक्षिका समझ गए कि बूढ़े से उस बच्ची का मतलब तीनों बादशाह थे, जिसके चलते पक्षिका ने थोड़ा घबरा कर पूछा, तुम आखिर हो कौन और हमसे चाहती क्या हो? मगर कमली ने तो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, घबराओ मत, अगर मैं कुछ गलत चाहती तो अब तक कर चुकी होती और तुम लोग मुझे रोक नहीं पाते। तो आखिर कौन है रहस्यमयी बच्ची और वो क्या चाहती है? कहीं ध्रुवांश के लिए ये बच्ची कोई नई आफत का संदेशा लेकर